Which language is better, English or Hindi for you? Hindi. Very good. My Hindi is very bad. I will make a lot of mistakes. So forgive me for this. But I will try. जितना हो सके और जितना मुझे ज्ञान है उतना हिंदी में मैं बोलूँगा. और this will be my first seminar where I am speaking Hindi also. Okay. मध्य प्रदेश के साथ मेरा एक रिश्ता है. हालांकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने जो संगीत सीखा था, मेरे गुरुजी थे, उनका नाम था लक्ष्मण जैन, और वो ग्वालियर के निवासी थे और संगीत उन्होंने वहाँ से सीखा था. ग्वालियर घराना नाम का एक घराना है, बहुत मशहूर है, और वहाँ एक कृष्णराव शंकर पंडित करके एक महान संगीतज्ञ थे, उनसे उन्होंने अपना शिक्षण लिया. तो इसलिए थोड़ा बहुत रिश्ता तो है मध्य प्रदेश के साथ. अभी होम्योपैथी का जो हम बात करने जा रहे हैं, होम्योपैथी जो है वो अलग अलग तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, और सभी जो मेथड्स हैं वो सही हैं. कोई भी मेथड नहीं है जो गलत है या जिसमें कुछ पाप है या दोष है, ऐसा कोई भी नहीं है. जैसे मैंने सुना कल कि ज़्यादा करके होम्योपैथ्स जो हैं वो लोग जनरल प्रैक्टिस जैसे करते हैं, सर्दी खांसी बुखार है, लूज मोशन है, और ये सब जो एक्यूट बीमारियां हैं उनसे निपटते हैं, और उनकी प्रैक्टिस बहुत पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं उनके पास, लाइन लगती है, समय कम मिलता है, तो स्पेसिफिक दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, पॉलीफार्मेसी यूज़ की जाती है, दवाइयों को मिलाया जाता है, और ये सब जो मेथड्स हैं वो बहुत आम है, पॉपुलर हैं. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे नहीं कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. जहाँ तक आप होम्योपैथी करो वो सब सही है. तो हर एक होम्योपैथ का ये एक चॉइस है कि वो किस तरह का होम्योपैथी करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है. ये जो पॉलीफार्मेसी हैं, दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, ऑर्गन दवाइयाँ हैं, इनकी भी रोल है, इनका भी उपयोग है, लेकिन वो उपयोग सीमित है, वो टेम्पररी है, शॉर्ट लास्टिंग है. तब तक के लिए पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा और वो आके आपको बोलेगा कि हाँ मेरा खांसी ठीक हो गया, बुखार अभी अच्छा है. हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल. और वो जब भी उसको प्रॉब्लम होगा वो आएगा आपके पास, दवा लेके जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. और ये अच्छी बात है क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स अवॉइड कर सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अवॉइड कर सकता है, और होम्योपैथिक दवा से ही ठीक हो सकता है. तो बहुत अच्छी बात है. और लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आजकल के जो आधुनिक युग के जो मरीज हैं वो होम्योपैथी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है,
जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनसे कोई भी इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, और इसीलिए लोग होम्योपैथ को ढूंढ ढूंढ के आते हैं। और जैसे एस्थमा है, एक्जिमा है, अनेक तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, विटिलाइगो है, सोरियासिस है, डिप्रेशन है, ऑटिज्म है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन है, मेंटल रिटार्डेशन है, कन्वल्जन्स है, एपिलेप्सी है, माइग्रेन है। ऐसे कई बीमारियां हैं जो क्रॉनिक हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और इनका लॉन्ग टर्म उपचार आधुनिक मेडिसिन में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। आपको हेडेक होगा तो आप पेन किलर्स लीजिए, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो आप स्टेरॉइड लीजिए या इम्यूनोसप्रेसेंट लीजिए, और बाकी विटिलाइगो सोरियासिस में तो कुछ भी नहीं है, बस आप उसके साथ ही जीते जाइए और कुछ नहीं। तो ये बीमारियां, उसका जो हल है, हीलिंग पॉसिबिलिटी है, वो मैं मानता हूं कि होम्योपैथी में है। मैं नहीं बोलता हूं कि सिर्फ होम्योपैथी में और कोई इलाज में नहीं है, ये बोलना भी हमारा कोई हक ही नहीं बनता है। हम क्यों दूसरे आयुर्वेदा पे या योगा पे या ना नेचुरोपैथी पे हम क्यों उंगली उठाएं? हमको उससे कुछ वास्ता नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है और लॉन्ग टर्म हीलिंग इलाज है, और ये ठीक हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन इन बीमारियों का जो इलाज करना है वो ये शॉर्ट टर्म पॉलीफार्मेसी से नहीं होगा, इतना मुझे कंप्लीट विश्वास है। पॉलीफार्मेसी से शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और एक्यूट बीमारियों का इलाज हो सकता है, और पेशेंट को बाकी एंटीबायोटिक से हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास माइग्रेन के लिए आएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आएगा, आपने उसको रूस्टॉक्स, रूटास या 10 दवाइयाँ मिला के दी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलीफ थोड़ा मिलेगा लेकिन वो वापस आएगा। आप खुद अपने अनुभव से देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग ऐसे करते हैं उनको भी पता है कि ये दिस इज द ट्रूथ, सत्य यही है। और समझना जरूरी है कि ये जो रूस्टॉक्स है या जो भी स्पेसिफिक दवाइयां हैं, इनसे पास में रखूं, ओके, उनसे ना ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? लाउड नहीं है ज्यादा? इज इट टू लाउड? बैक तक नहीं जाता है, अभी जाता है? क्योंकि ना मैं खुद अपने बात को सुन सुन के थोड़ा बोर हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जो हर सेमिनार है उसमें मैं जरूर जाता हूँ और सुनता हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद बोर भी हो जाता हूँ। तो एनीवे तो इसका लॉन्ग टर्म इलाज क्यों नहीं है? ये एलोपैथी में भी नहीं है और पॉलीफार्मेसी में भी नहीं है। ऐसे क्यों है? ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये हम सोचेंगे तो क्या पता चलता है, और ये मैं मॉडर्न मेडिसिन से ही आपको बात बता रहा हूं, कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम बोलते हैं कि ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, संधिवा बोलते हैं हम लोग इसको, और इसको हम रूमेटोलॉजिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक के पास
भेजते हैं, स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। जैसे अस्थमा है तो हम बोलते हैं ये लंग की बीमारी है और हम लंग स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। या एक्जिमा है, बोलते हैं ये स्किन डिजीज है और स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, और वो लोग उसको लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा जांच करें तो ये मालूम पड़ता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, एक्जिमा जो है वो एलर्जिक डिजीज है, और एस्मा है वो भी एलर्जिक डिजीज है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब हुआ क्या? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर में जो प्रतिकार शक्ति है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के खिलाफ ही वो झगड़ा शुरू कर देता है। इट अफेक्ट्स आवर ओन ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे आप समझ लो, मिसाल के तौर पे अगर हमारे घर के बाहर एक वॉचमैन खड़ा है और वो वॉचमैन चोरों को जाने देता है, लेकिन जब हम घर के अंदर आना चाहते हैं तो हम ही को डंडा से पीटता है, ये वॉचमैन है हमारा। तो ये जो है इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, कि हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है जिसका काम है कि वो बैक्टीरिया वायरस से लड़े, वो खुद हमसे लड़ने लगता है, हमारे कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ कोई जॉइंट्स का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, उसका कोई दोष ही नहीं है। जॉइंट्स तो अपने जगह पे सही है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम का सोच में प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका इलाज है इम्यूनो सप्रेशन। यानी क्या कि हमारे वॉचमैन को नींद की गोली देके सुला दिया जाए, क्योंकि वो हमको मारता है, डंडा से पीटता है। वो सोते रहे तो अच्छा है, वैसे भी सोता है तो दिन में भी सोए वो नहीं। तो मैंने एक लास्ट वीक अपनी गाड़ी ना गेट से बाहर निकालने की कोशिश की थी रात को, मैं सुबह को 5 बजे, और वॉचमैन इतना गहरी नींद में था कि कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, लाइट आवाज कुछ, इतना गहरा नींद में था। तो इंग्लिश में बोलते हैं यू स्लीप लाइक अ बेबी, लेकिन मैं बोला ये गलत है, यू शुड से स्लीप लाइक अ वॉचमैन, बिकॉज उसकी नींद और किसी को भी नहीं है, नथिंग कैन डिस्टर्ब हिम। तो ये इम्यून सप्रेसेंट्स क्या करता है कि वॉचमैन को दिन में भी सुला देता है ताकि वो हमको पीटे नहीं, लेकिन जब वॉचमैन सोता है तो चोर घुस सकता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से हमारा इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और सेकेंडली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं, सब बोन्स पे और हार्मोन्स पे और सब चीज़ पे। और तीसरा, जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का असर खत्म हो जाता है, जो 6 घंटे रहता है, 8 घंटे रहता है, 12 घंटे रहता है, तो वापस वो वॉचमैन जागता है, उसका दिमाग तो वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ सोया पड़ा था, उठ गया। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, बहुत मस्ती करता है, सब तोड़ फोड़ करता है, लेकिन आप बच्चे को सुला देंगे, जब सोता है तो अच्छा बच्चा है। मेरे फादर सब गेस्ट को यही बोलते थे, बोलते मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, जब सोता है तो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे बोलते थे। तो सोया पड़ा है तो अच्छा है, लेकिन जब उठता है तो वही हरकत करता है, क्योंकि उसका दिमाग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए ऑटो इम्यूनिटी में, एलर्जिक डिजीज में मॉडर्न मेडिसिन का लॉन्ग टर्म रोल है ही नहीं, वो सब मानते हैं, वो एलोपैथ भी मानते हैं। वही सिचुएशन है एस्थमा और एक्जिमा का। एस्थमा लंग का बीमारी है ही नहीं, या एक्जिमा स्किन का डिजीज नहीं है, वो एलर्जी का एक मैनिफेस्टेशन है। उसको एटॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एटॉपिक यानी एलर्जी कॉन्स्टिट्यूशन।
बच्चे जब पैदा होते हैं तब से उनको एक्जिमा शुरू हो जाता है, इन्फेंटाइल एक्जिमा नाम है। और वो उसी को भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, लोकल एप्लीकेशन से दबाया जाता है। लेकिन वो जो एलर्जिक टेंडेंसी, एलर्जी यानी क्या, जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और इनोसेंट चीज़ों के खिलाफ भी वो लड़ाई शुरू कर देता है। एक्चुअली चोरों के खिलाफ उसको कुछ करना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल आदमी जा रहा है रास्ते पे उसको भी पीटता है वो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, ज़्यादा एंथुसियास्टिक है वो। ये इसको एलर्जी बोलते हैं। इसलिए जो इनोसेंट चीज़ें हैं, डस्ट है, स्मोक है, इसके खिलाफ भी वो पूरा अपना बैटल शुरू कर देता है। तो ये ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी, ये दोनों लोकल प्रॉब्लम्स नहीं, लंग के नहीं, स्किन के नहीं, जॉइंट्स के नहीं है, वो एक्चुअली इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव या ऑटो इम्यून हो जाता है। तो इसीलिए लोकल ट्रीटमेंट से वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता नहीं है। तो हमको करेक्ट करना चाहिए इम्यून सिस्टम को। करेक्ट यानी क्या, उसको सुलाना उसको करेक्ट करने से बराबर नहीं होता है। वो सुलाने से सो जाता है, वो करेक्ट नहीं होता है, सही नहीं होता है, उसका सोच वैसे ही सोच रहता है। इसलिए इम्यून सिस्टम का जो गलत सोच है, गलत रिएक्शन है, उसको हमको सही करना है, नॉर्मल करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो जब हम वो करना की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो बाकी शरीर के सिस्टम से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, और खास करके हमारा जो माइंड है उससे जुड़ा हुआ है। इसको मॉडर्न मेडिसिन में साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम, ये एक सिस्टम का नाम दिया जाता है कि माइंड, नर्व्स, साइको न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स, और इम्यून सिस्टम, ये चारों सिस्टम्स एक साथ हैं। जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग अंग हैं, फैसेट्स हैं। अगर उदाहरण दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा कैबिनेट है, मेन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं, जहां माइंड है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और इम्यून सिस्टम है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे होम मिनिस्टर। ऐसे चार खास मिनिस्टर्स के बनाया हुआ एक कैबिनेट है जो हमारे अंदर एक गवर्नमेंट फॉर्म किया हुआ है। और वो सब मंत्रियां जो कैबिनेट के जो भी विचार हैं उसी विचार को एग्जीक्यूट करते हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। तो इसीलिए हमको जब इम्यून सिस्टम को करेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अलग खड़ा हुआ नहीं है, वो एक कैबिनेट का पार्ट है, और जो पूरा कैबिनेट है वो उसी में प्रॉब्लम है या उसी में एक प्रॉब्लम है। तो हमको उस पूरा प्रॉब्लम को करेक्ट करने से ही इम्यून सिस्टम में लॉन्ग टर्म बदलाव हो सकता है। और ये जो कैबिनेट है मेन, जो हम बोलते हैं साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून, इसको होम्योपैथी में हमने एक नाम दिया है, वो है मेंटल्स एंड जेनरल्स। मेंटल्स यानी माइंड, और जेनरल्स यानी जो हमारे नर्व से संबंध रखते हैं और हार्मोन से संबंध रखते हैं, इम्यून सिस्टम से संबंध रखते हैं, वो सिम्टम्स को हम जेनरल्स बोलते हैं। जैसे मेंसेस है, स्लीप है, मोडालिटीज, क्रेविंग्स, एवर्शंस, ये सब जनरल्स में आया, जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम से संबंध रखते हैं। तो इसलिए जो मेंटल्स और जनरल्स हमारे हैं, हमारा जो माइंड स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोलता है, वो क्या, उसका स्टेट क्या है, उसका विचार क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उस स्टेट को मैच करके
जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं तो वो दवा से लॉन्ग टर्म हीलिंग का एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना पैदा होता है। और अगर ये नहीं करेंगे और लोकल में जाके हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत टेम्पररी असर होगा। तो इसीलिए अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए, जो आएंगे ही, और आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन्फेक्शियस डिजीजेस कम होते जा रहे हैं। आपको टाइफॉइड, मलेरिया, इसके केसेस थोड़ा कम होने लगे क्योंकि जमाना बदल रहा है। अभी डिजीज इज गोइंग मोर इनटू द इम्यून सिस्टम, मोर इनटू नर्वस सिस्टम, इनटू द माइंड। ये यहाँ ज़्यादा बीमारी फैल रहा है और इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं। और ये जो डीप में बीमारी जा रही है, आपके पास आएंगे पेशेंट्स, विटिलाइगो लेके आएंगे, कितने आएंगे, और सोरियासिस लेके आएंगे, आर्थराइटिस लेके आएंगे, डिप्रेशन लेके आएंगे। और क्या करेंगे आप उनको? तो आप रेपर्टरी खोलेंगे, मटीरियल, सोरियासिस के लिए कौन सी अच्छी दवा है? पेट्रोलियम देंगे, ग्रेफाइटिस देंगे, मेजेरियम देंगे, सोराइनम देंगे, सल्फर देंगे, जो भी देंगे कुछ नहीं होगा। मोस्ट कभी कभी होगा, लग जाता है, कभी ओके लग जाता है, कभी पेशेंट सल्फर का भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो चांस होगा आपका कभी रिजल्ट्स मिल जाएंगे कभी कभी, लेकिन आपको कभी कभी रिजल्ट्स नहीं चाहिए। आपको हर केस में रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए ये अप्रोच इतना कंसिस्टेंट नहीं होगा। कौन सा अप्रोच कंसिस्टेंट होगा? जो हम पेशेंट को समझ के, उसका दिमाग कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, उसका जनरल्स कैसा है, और उसको हम मैच करेंगे एग्जैक्टली, और फिर हम दवा देंगे तो उसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आपको और या मुझे हर 100% केसेस में रिजल्ट मिल रहा है, ऐसे किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जो अब रिजल्ट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा परसेंटेज, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और इसी अनुभव को शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। क्योंकि अभी मेरे को होम्योपैथी प्रैक्टिस करके 40 साल हो गए, और उसके पहले 5 साल मैंने उसको पढ़ा। बहुत सारे अच्छे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे मैंने तालीम ली। जैसे मेरे पिताजी हैं डॉक्टर पी शंकरन, और फाटक साहब थे, कांजीलाल और जुगल किशोर और हरीश चंद कोपिकर, आप बस नाम लीजिए। मैं सबके यहाँ चला गया और बोला प्लीज़ हमको कुछ आप सिखाओ। और इन सब जो सक्सेसफुल यशस्वी जो होम्योपैथ्स हैं, उनके साथ एक ही चीज़ कॉमन था कि वो एकदम डिटेल में पेशेंट को स्टडी करके उसके माइंड, उसकी बॉडी, उसकी मोडालिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी को उन्होंने एकदम गौर से देख के जब दवा दी तो उनको रिजल्ट्स मिले और वो बहुत मशहूर हो गए सब। और सो चॉइस आपका है, आपको 2-3 दवा मिला के देना होगा तो भी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप होम्योपैथी कर रहे हैं जब तक बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वो प्रैक्टिस से संतुष्टि नहीं मिली और रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली नहीं मिला, तो आप जो मैं आज बता रहा हूँ, कल बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए कि आपके प्रैक्टिस में, आपकी पढ़ाई में क्या फर्क पड़ता है।